यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब हम पल्मोनरी जो वॉल्यूम्स हैं, सबसे पहले 1 बाय 1 पल्मोनरी वॉल्यूम्स को रीड करेंगे। उसमें आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन ईच नॉर्मल ब्रीथ। आपकी हर ब्रीथ के साथ इन ईच नॉर्मल ब्रीथ जो है ना, आप जो एयर इंस्पायर कर सकते हैं और जो अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं और इंस्पायर कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम ऑफ दी लंग्स कहलाता है। और उसे हम किससे डिनोट करते हैं? TB से डिनोट करते हैं। और इसका अमाउंट कितना है? 500 ml है। इसके बाद है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी जैसा कि नाम से जाहिर है, इंस्पायरेटरी का मतलब है इट इज़ द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? वो वॉल्यूम जो कि आप एक नॉर्मल ब्रीथ के बाद एक्स्ट्रा जो एयर है वो भी आप क्या कर सके? इंस्पायर कर सके। तो वो क्या कहलाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी उसके ऑपोजिट है। एक्सपायरेटरी इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज कॉल्ड द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्थ वन है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द एयर स्टिल रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुली एक्सपायर जो है ना, आप एयर जो है ना फोर्सफुली एक्सपायर कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लिटिल अमाउंट है एयर का जो कि लंग्स में बचा रह जाता है या मौजूद हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और उसका अमाउंट क्या हो सकता है? 1200 ml तक हो सकता है। यहाँ पे थे आपके पल्मोनरी वॉल्यूम्स। आजकल जो है आपके पास जो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको मेजर करने के लिए, वो क्या होता है? स्पायरोमीटर। नाम सुना आप लोगों ने? स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर्स होते हैं, उससे जो है ना ये तमाम जो वॉल्यूम्स हैं और ये कैपेसिटीज़ हैं ये मालूम की जा सकती हैं। इसके बाद हम आते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी भी स्टैटिक फंक्शन है। पल्मोनरी कैपेसिटी भी ये बताती है कि आप कितनी एयर जो है ना वो इंस्पायर करेंगे और कितनी एयर जो है ना वो एक्सपायर्ड हो जाएगी। जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, द टोटल इंस्पायर्ड एबिलिटी ऑफ द लंग, इट इज़ द सम ऑफ द टाइडल वॉल्यूम प्लस द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये किसका कॉम्बिनेशन है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अगर हम मालूम करते हैं तो वो क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग की कैपेसिटी। और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, वो क्या कहलाएगी? तकरीबन इसका अमाउंट 3500 ml होगा। तो ये इसका कॉम्बिनेशन। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। फंक्शनल रेजिडुअल का मतलब जहाँ पे भी आता है तो उसे समझे कि जो एयर बच जाती है आफ्टर एक्सपायरेशन या इंस्पिरेशन, तो चूँकि ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, दिस इज द अमाउंट ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ अमाउंट एयर का जो लंग्स में रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और ये किसके इक्वल होगी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम के। रेजिडुअल वॉल्यूम भी तो वही था ना कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी आपके लंग्स में रह जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था? आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन द लिटिल अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन द लंग्स, वो क्या कहलाया था? रेजिडुअल वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो भी क्या था? द अमाउंट ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो वो क्या कहलाया था? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस। तो ये तकरीबन कितना है? 2300 ml। अब हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जैसा कि नाम से जाहिर है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपेल फोर्सफुली फ्रॉम द लंग्स आफ्टर टेकिंग अ डीप इंस्पिरेशन। आफ्टर डीप
इंस्पिरेशन के बाद वो अमाउंट ऑफ एयर वो उसके बाद जो है ना वो एक्सपेल कर सकता है। इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन दोनों साथ साथ हो रही होती हैं। तो आफ्टर डीप इंस्पिरेशन के बाद वो टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपेल इज कॉल्ड द टोटल वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज द सम ऑफ vital capacity is a sum of inspiratory reserve capacity plus tidal volume plus expiratory reserve volume। ठीक है जी, ये इसका सम है और इसका अमाउंट जो है कितना होगा 4600 ml होगा। टोटल लंग कैपेसिटी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी ये क्या है, द अमाउंट ऑफ द एयर दैट मूव इनटू द दिस द मैक्सिमम वॉल्यूम विच द लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड विद द ग्रेटर पॉसिबल इंस्पिरेटरी एफर्ट इज। अच्छा, वो कहते हैं कि ये वो वॉल्यूम है जिससे आपके जो लंग्स हैं, अगर आप डीप इंस्पायर करते हैं एयर को, डीप इंस्पिरेशन के बाद आपके लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है कि वो इतने मैक्सिमम फैल जाएं और मैक्सिमम फैलने के साथ जो है आप मैक्सिमम एयर को इंस्पायर कर दें, इनहेल कर सकें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, वो क्या कहलाता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। और ये जो है कॉम्बिनेशन है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, और इसका जो अमाउंट है वो कितना हो सकता है 5800 ml तक हो सकता है। ये थे आपके स्टैटिक फंक्शन टेस्ट जिसमें हमने पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटी दोनों को कर। दूसरा होता है आपका डायनामिक फंक्शन टेस्ट। डायनामिक फंक्शन टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें आपका जो रेस्पिरेशन है वो किस पे बेस करता है, बेस्ड ऑन द टाइम, बेस्ड ऑन द रेट एट विच स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द एयर कैन बी इंस्पायर्ड और कैन बी एक्सपायर्ड। वो टाइम, वो मिनट या वो रेट जिसमें आपका जो स्पेसिफिक अमाउंट है एयर का वो आप इन करें, इंस्पायर्ड करें या फिर आउट करें या एक्सपायर्ड करें, वो क्या कहलाता है डायनामिक फंक्शन टेस्ट। अब चूँकि डायनामिक फंक्शन टेस्ट में किसकी इन्वॉल्वमेंट आ गई है, टाइम की इन्वॉल्वमेंट आ गई है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या होता है आपको मालूम, ऑलमोस्ट 12 to 16 होता है, 12। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले इसमें आता है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या है, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, the total amount of the air that move into the respiratory passage in 1 minute is called the minute respiratory volume। वो amount of air that passes into the lungs in 1 minute is called the minute respiratory volume। The normal rate of respiration in 1 minute is 12। The minute respiratory volume is equals to the tidal volume into respiratory rate। टाइडल वॉल्यूम क्या था, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड, दैट इज़ 500 ml। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है इन 1 मिनट जो है ना 12 है, 1 मिनट में 12 जो है ना रेस्पिरेटरी रेट है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। Force expiratory volume in 1 second, this is the volume of the air। Force expiratory जैसा कि नाम से जाहिर है, force expiratory वो volume of air expelled during the first second of a forceful expulsion after a maximum inspiration। maximum inspiration के बाद आप जो इतनी maximum जो है ना एक्सपिरेशन करते हैं, जो एयर जो है ना वो बाहर लंग से आउट होती है, जो बाहर आती है, वो तमाम वॉल्यूम जो कि एक्सपेल करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, दिस इज़ वेरी यूजफुल टेस्ट। ये जो है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड,
ये जो टेस्ट है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टेस्ट है उस सूरत में जहाँ पे पेशेंट जो है इज़ हैविंग द एनी लंग डिजीज़, एस्थमा, जिसमें आपके जो एक्सपायरेशन है और इंस्पिरेशन है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, या एम्पाइमा जिसमें लंग्स सुकड़ जाते हैं, या कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होती है, पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, जिसमें आपकी कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एल्वुलाइज जो होती हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो एयर है वो एल्वुलाई के थ्रू सेल तक नहीं पहुंच पाती, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो उसमें उस सूरत में आपका जो ये वाला टेस्ट है FEV1, फोर्सफुल एक्सपायरेशन इन 1 सेकेंड आफ्टर द डीप इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम आफ्टर द डीप इंस्पिरेशन, जो आप इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो होता है तो वो इसके बराबर होता है। ये 3680 ml है, लेकिन ये उसके लिए टेस्ट एम्पाइमा हो गया, एस्थमा हो गया, या कोई भी पल्मोनरी डिजीज़ ऐसी हो गई, उसमें ये टेस्ट बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल है। और उसमें जो है जो ये वैल्यू है इस नॉर्मल वैल्यू से जो वो पेशेंट्स हैं उसकी जो वो है रेंज है वो तकरीबन 80%, 20% कम शो हो रही होती है। वो 100% शो नहीं होती उसकी एफिशिएंसी, बल्कि वो 80 to 90% वाइटल कैपेसिटी से शो हो रही होती है। अब आ जाए फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। यहाँ तक आपको क्लियर है? स्टैटिक फंक्शन टेस्ट एंड डायनामिक फंक्शन टेस्ट। स्टैटिक में आपकी पुल्मोनरी वॉल्यूम और पुल्मोनरी कैपेसिटी थी, और यहाँ पे आपका टाइम इन्वॉल्व है, उसमें आपका टाइम इन्वॉल्व नहीं था। तो इसके बाद है कुछ फिजियोलॉजिकल वेरिएशन आती है जिससे जो वाइटल कैपेसिटी है लंग्स की वो अफेक्ट होती है। तो वाइटल कैपेसिटी, अगर हम एज की बात करें, चाइल्डहुड जो होते हैं बच्चे और जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, उसमें वाइटल कैपेसिटी जो है वो कम होती है देन द नॉर्मल एडल्ट्स, बच्चों में भी। और एजड जो ग्रुप है उसमें वाइटल कैपेसिटी लंग्स की वो नहीं होती जो कि नॉर्मल एडल्ट में पाई जाती है। सेक्स जो है, इन द फीमेल इट इज़ 20% लेस देन द मेल, फीमेल्स में भी 20% लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल। हाइट की अगर बात करें, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा जो है ना लंग्स के पास एरिया मौजूद होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एज विद द इंक्रीज इन हाइट, तो जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बेहतर होती है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी लो हाइट ना। एक्सरसाइज, एथलीट एंड स्विमर्स वाइटल कैपेसिटी इज इंक्रीज इन द पर्सन हु डू द एक्सरसाइज रेगुलरली, क्योंकि उसमें जो है आपकी जो आर्टरीज हैं, आपकी वेन्स है, ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत प्रॉपर होती है, तो उसमें भी आपकी जो वाइटल कैपेसिटी है लंग्स की वो ज़्यादा होती है एथलीट्स में और स्विमर्स में, या फिर जो भी एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं उसमें। पोजीशन, vital capacity is greater at the standing position and less lying in in the lying or the sleep position। जो vital capacity है लंग से स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा होती है और लाइंग पोजीशन में या फिर जो स्लीपिंग पोजीशन है उसमें कम हो जाती है। प्रेगनेंसी में इट इज़ माइल्डली डिक्रीज, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी आपका जो रिब कैज है वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, तो उसमें भी वाइटल कैपेसिटी डिस्टर्ब ना होने के बराबर होती है, उसमें वाइटल कैपेसिटी जो है ना वो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहती है। तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।